हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है 11वीं क्लास है हमारी और बेसिकली इकोनॉमिक्स की हमारी क्लास है, उसको हम लोग आपका देखेंगे और हम इसमें नया चैप्टर आपका प्रारंभ कर रहे हैं। नया चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 4 हम लोग देखेंगे। ध्यान दीजिए, चैप्टर नंबर 4 है जिस पर हम लोग आपका बात करने वाले हैं। और चैप्टर नंबर 4 को आप देखेंगे, चैप्टर नंबर 4 है भारत में मानव पूंजी निर्माण। कि जो हमारा देश है भारत, उसके अंदर हम ह्यूमन कैपिटल को कैसे डेवलप करेंगे, उसके कौन कौन से फेजेस हैं, कौन कौन से स्टेप हैं, यानी कि क्या उनका क्रम है, किस तरह से वो आपके डेवलप होंगे, क्या क्या चीज़ों की हमको वो आपका ज़रूरत पड़ेगी। इन सारी चीज़ों को, इन सारे महत्वपूर्ण मुद्दों को हम लोग अपने इस लेक्चर के माध्यम से आपका डिस्कस करेंगे कि आखिरकार हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है और किस तरह से क्या चीज़ें हैं। इन सभी को हम लोग जुड़कर गौर कर बात करेंगे। तो जो बच्चे अभी तक अपनी कक्षाओं में नहीं बैठे हैं, मेरे प्यारे बच्चों, सभी बच्चे अपनी क्लासेस में अच्छे से बैठ जाइए क्योंकि अभी क्लास शुरू हो चुकी है। और एक बार सभी बच्चे अपनी बुक खोल लीजिए ताकि जब हम पढ़ते हैं कोई चीज़ हमको, मान लीजिए आवाज़ में कोई प्रॉब्लम होती है, वो चीज़ हमको सुनाई नहीं देती है, कोई चीज़ हमको समझ नहीं आती, एटलीस्ट अगर हमारे पास हमारी बुक रहेगी तो हम उस पर आपका लाइन, आपकी नज़र आपका रख सकते हैं। डिजिटल की तरफ जो हमारा बोर्ड है उस पर तो हमको देखना ही है, लेकिन अगर हम बुक भी हमारे पास रहेगी और एक पेन और कापी, कोई चीज़ हमको आपके इंपॉर्टेंट लगती है तो हम उसको नोट कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, उसको पेंसिल से आपको गोल कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें आप करते चलिए। इससे क्या होगा, जब भी आप रिवीजन करेंगे तो बड़ी हेल्प होगी आपको रिवीजन करने में और चीज़ों को लेकर समझ आएगा। तो चैप्टर नंबर 4 आपके सामने है, आप इसका ध्यान रखिए। क्लियर है? और चैप्टर नंबर 4 क्या है? भारत में मानव पूंजी निर्माण। ठीक, ये आपको ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब आप इस चैप्टर को आगे देखेंगे और गौर करेंगे तो क्या समझ आएगा। तो सबसे पहले कोटेशन है और आपको पता होना चाहिए, इनका नाम है अल्फ्रेड मार्शल। अब आप मुझे बताइए कि अल्फ्रेड मार्शल थे कौन। ठीक, अल्फ्रेड मार्शल कौन थे, इन्होंने किस चीज की रिसर्च की है और किस जगह इनका नाम आपका जाना जाता है। आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, गूगल करिए और अल्फ्रेड मार्शल के बारे में थोड़ा सा स्टडी जरूर करें और आप पढ़ें। क्लियर है? देखिए, शिक्षा पर निजी और सार्वजनिक निधि के व्यय के सार्थकता का मूल्यांकन केवल प्रत्यक्ष परिमाणों के माध्यम से नहीं हो। कह रहे जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, निजी यानी कि आपके प्राइवेट, सार्वजनिक मतलब यानी कि क्या हुआ, गवर्नमेंट। सार्वजनिक का मतलब समझिए, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, सार्वजनिक को गवर्नमेंट से आकर है। तो निजी और आपका गवर्नमेंट निधि, निधि का मतलब होता है पैसा, फंड, व्यय यानी कि खर्च की सार्थकता, यानी कि जो हम पैसा खर्च कर रहे हैं क्या कुछ उससे कुछ हमको रिजल्ट भी मिल रहा है, हमारे लिए आपका बेनिफिट है या वो नहीं है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सार्थकता। तो जो पैसा हम प्राइवेट और सार्वजनिक जो आपकी निधि को हम लोग खर्च कर रहे हैं कि सार्थकता के लिए, उसका अगर हम आपका मूल्यांकन करें, यानी कि ये जो हमने चीज के लिए पैसा लगाया है क्या बाकी में सही है, इसका प्रयोग सही हो रहा कि नहीं हो रहा, इस चीज के मूल्यांकन की अगर हम बात करें तो केवल उनके प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का मतलब होता है सीधा, प्रत्यक्ष परिमाणों के माध्यम से, ठीक, सीधे ही हमको देखने से पता लगेगा कि माध्यम से नहीं हो रहा है। अभी हमको जाके चेक कर, इसमें निवेश मात्र ही लोग उसमें अधिक अवसर उपलब्ध कराने में पर्याप्त होगा। क्या करना पड़ेगा, अगर आप इसमें अच्छा सा एक इन्वेस्टमेंट कर दो तो उसमें क्या होंगे, बहुत सारे जो अवसर है, जो चांसेस है, वो चीजें हो जाएंगी। कहने का मतलब समझिए, आपका स्कूल है, स्कूल में आप फंडिंग बढ़ा दो, पैसा बढ़ा दो, पैसा बढ़ाओगे तो मेज कुर्सी अच्छी हो जाएगी, डिजिटल बोर्ड अच्छे हो जाएंगे, पैसा बढ़ा दो तो बच्चों की ड्रेसेस अच्छी हो जाएंगी, किताब कॉपी अच्छी होंगी। जब बच्चों का ड्रेसअप अच्छा होगा तो उनमें आत्मविश्वास, जिसको हम कॉन्फिडेंस कहते हैं, वो आपका बढ़ेगा, बिल्डअप होगा। और ये ही सारी चीजें हैं जो किसी भी बच्चे के बुनियादी विकास में सहायक होती हैं। तो वही बात तो ये कह रहा है। ठीक है, अब देखिए कि वे स्वयं ही प्राप्त कर सकते हैं, इसके माध्यम से कितने ही ऐसे व्यक्ति ने अंतर्निहित मतलब अपने अंदर अंतर्निहित योग्यताएं उजागर की है। अब आदमी के अंदर कुछ छुपी हुई आपकी प्रतिभा होती है, उसी को कहते हैं अंतर्निहित। क्या कहते हैं, अंतर्निहित, जो आपके आत्मा में रजा बसा होता है, ऐसे समझिए, उसको कहते हैं अंतर्निहित। जो आत्मा के अंदर आपका रजा बसा हो वो क्या है, अंतर्निहित है। जो
अन्यथा बिना पहचान के ही मर जाता है। अब मान लीजिए आप में टैलेंट है सिंगिंग करने का, पेंटिंग करने का, और आपको पता है मुझे गाना गाना बड़ा अच्छा लगता है, मेरा मन है कि पढ़ाई के साथ मैं आपकी सिंगिंग करूं या आपका पेंटिंग करूं। और अगर आपके स्कूल में आपको सिंगिंग का या पेंटिंग का कोई भी और जो आप शौक रखते हैं या आपको लगता है ये मेरे अंदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है और मैं इसमें मेरा फ्यूचर हो सकता है, तो अगर वो प्रतिभा अगर लोगों के सामने नहीं आ रही है या आप उसको खुद नहीं दिखा पा रहे हैं या उसको सामने रखने का मौका नहीं मिल रहा है, तो वो क्या होगी, अंदर मर जाएगी। अब आप एक स्कूल में 12 साल तक पढ़े और उसमें आपको प्लेटफॉर्म मिला ही नहीं, और जब आप बाद में ग्रेजुएशन करने के लिए गए तो शायद जो प्रतिभा 12 साल में निखर जाती वो आपका 3 साल में निखर ही नहीं पाई और आप उस दौड़ से पीछे हो गए। तो आपको क्या रहेगा, अरे यार काश मैंने कर लिया होता तो ऐसे होता। तो ये सारी चीजों पर गौर कर रहे हैं अल्फ्रेड मार्शल, और हो सके तो एक बार इनके बारे में गूगल करिए, अल्फ्रेड मार्शल कौन है, बुक में लिख लीजिए छोटे से कोने पर। फिर हम लोग शुरू करते हैं। जैसे आपको पता है कि जब भी हम चैप्टर शुरू करते हैं तो सबसे पहले एक जो आपका परिचय है उसके साथ हम चैप्टर को आपका देखते हैं और उसी के साथ हम सारी चीजों को शुरू करते हैं कि मानव जाति के विकास को बहुत अधिक प्रभावित करने वाले कारकों पर विचार कीजिए। क्या करना है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मानव जाति की चीजों को आपको प्रभावित करती हैं। मनुष्य के ज्ञान संग्रह करने और उनकी प्रसारण करने की क्षमताएं हैं जो मनुष्य की बातचीत, लोकगीत, बड़े व्याख्यानों के माध्यम से आ रहे हैं। मनुष्य ही शीघ्र जान लिया है कि हमें कार्य को कुशलतापूर्वक करने के लिए अच्छे प्रशिक्षण और कौशल की आवश्यकता है। हम जानते हैं कि किसी व्यक्ति के श्रम कौशल अशिक्षित व्यक्ति से अधिक होता है। अब देखिए, अगर कोई व्यक्ति आपका पढ़ा लिखा है तो उस पढ़े लिखे व्यक्ति का जो श्रम है, श्रम मतलब जो काम करेगा, लेबर का कुछ भी काम हो, काम तो काम होता है, उसको श्रम में ऐड करते हैं। कौशल का मतलब होता है वो किसी स्किल के साथ काम। अब मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं पढ़ा हूँ, शिक्षित हूँ, तो ही मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ। लेकिन अगर मैं किसी व्यक्ति को जो आपका शिक्षित नहीं है मैं उसको खड़ा कर दूं कि भाई आप इकोनॉमिक्स पढ़ाओ, तो वो नहीं पढ़ा सकता। क्यों? क्योंकि वो उस विषय में आपका शिक्षित जो है आपका नहीं है। तो कह रहे हैं अशिक्षित व्यक्ति से अधिक होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं ये व्यक्ति है, ऐसे कर बना लेते, मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति ये है, ये कैसा है, ये आपका अशिक्षित है। कैसा है? अशिक्षित। अशिक्षित का मतलब अनएजुकेटेड है। और ये जो व्यक्ति है ये कैसा है आपका? शिक्षित है। कैसा है बच्चों? शिक्षित है। तो ज्यादा स्किलफुल कौन होगा? तो आप कहेंगे सर जो व्यक्ति ज्यादा पढ़ा लिखा होगा वही आपका क्या होगा? स्किलफुल होगा। तो ये व्यक्ति ज्यादा स्किलफुल होगा। आप एग्जांपल देखिए, डॉक्टर है तो कुछ लोग आपका नर्सिंग कर लेते हैं, कुछ बीएससी नर्सिंग करते हैं, कुछ एएनएम जीएनएम करते हैं, कुछ मेडिकल के कोर्सेज करते हैं, कुछ बीएमएस करते हैं, कुछ एमबीबीएस करते हैं, कुछ एमबीबीएस एमडी करते हैं, और कुछ आपका छोटा सा कोई कोर्स करते हैं जो आपका 6 महीने 1 साल का या कुछ भी होता है, जो आपका एक स्पेशलाइजेशन हो जाती है। जैसे कोई चाइल्ड स्पेशलिस्ट हो गया, कोई आपका कार्डियो स्पेशलिस्ट हो गया। तो ये सब क्या है? ये कौशल है। देखिए, है तो डॉक्टर ही, ठीक, लेकिन वो भी क्या हो गया आपका, उनमें अधिक आपकी कौशलता आ गई। तो यहाँ यही बात कर रहा है कि एक अनपढ़ आदमी से पढ़ा लिखा आदमी ज्यादा उपयोगी है हमारे लिए। इसी कारण का पहला और दूसरी अपेक्षा, अपेक्षा का मतलब होता है उम्मीद करना, किसी कंपेयर करना, अधिक व्यय का सर्जन करता है। और क्या करता है? अधिक जो व्यय है उसका आपका सर्जन करता है और आर्थिक समृद्धि में उसका योगदान क्रम से अधिक होता है। शिक्षा पाने का प्रयास केवल उपार्जन की क्षमता बढ़ाना नहीं है, बल्कि उसमें और अधिक मूल्यवान लाभ है। शिक्षा लोगों को उच्चतम सामाजिक स्थिति और गौरव प्रदान करती है। किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में बेहतर विकल्पों का चयन कर पाने के लिए योग्य बनाता है। किसी को समाज में चल रहे परिवर्तन को बेहतर समझना प्रदान करता है और नव परिवर्तन को बढ़ावा देता है। शिक्षित व्यक्ति शक्ति की उपलब्धता और नई प्रौद्योगिकी को अपनाने में भी सहायक होती है और देश के अवसरों के विस्तार में आवश्यकता पर बल देता है, क्योंकि यह विकास प्रक्रिया को तेज करता है। क्या करता है? जो हमारी जो विकास प्रक्रिया है उसको वो आपका तेज कर देता है। क्लियर है?
कि जो हमारी विकास प्रक्रिया है वो कितनी है, कैसी है, क्या चीज है, इसको वो आपका तेज करता है। ठीक, ये हमको थोड़ा सा इसमें देखना। ठीक, कि हमारी विकास प्रक्रिया क्या है, हमारी डेवलपमेंट प्रोसेस क्या है। अब सबसे पहले यूनिट है इसमें 4.2 शुरू हो रहा है। पहले में आपका इंट्रोडक्शन था। मानव पूंजी निर्माण। मानव पूंजी क्या है? ह्यूमन कैपिटल। व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल? आप किसको कहेंगे कि मानव पूंजी निर्माण? देखिए, अभी जो ये आपका यूनिट होने वाली है 4.2, अगर आपने इसको बहुत अच्छे से समझ लिया तो यकीन मानिए, आप कभी भी ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन एसेट आपसे पूछे, आप कभी भी जीवन में ना तो आप कंफ्यूज होंगे, ना आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी। बस आप यहाँ थोड़ा सा फोकस करके आपका देख लीजिए, पढ़ लीजिए, यकीन मानिए कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर से जिस प्रकार एक देश अपनी भूमि जैसे भौतिक संसाधनों को कारखान जैसे आपका भौतिक पूंजी में परावर्तित कर सकता है। कह रहे हैं कि कोई एक देश है, वो अपने देश में जैसे कोई मान लीजिए लैंड है, हम लैंड को रिसोर्सेज कब बना सकते हैं? जमीन पड़ी हुई थी आपके पास खाली, अब आप उसे जब तक जोतोगे नहीं, आप उसमें सिंचाई नहीं करोगे, आप उसमें कोई आपका प्लांटेशन नहीं करोगे, कोई खाद बीज नहीं लगाओगे, तब तक वो कहां से उपजाऊ होगी, कहां से वो फसल देगी। यही चीज भी एक व्यक्ति पर अप्लाई होती है। क्लियर है? कैसे? भौतिक संसाधन को कारखाने जैसे भौतिक पूंजियों में परावर्तित कर सकते हैं। मान लीजिए आपको लोहा मिल गया, लैंड मिल गई, लैंड को आपने चेंज कर दिया, आपने उसमें खोदा, पानी भरा, सिंचाई करी, उसको आपने फर्टाइल किया, फिर आपने गेहूं, धान, बीज, मक्का जो आपको लगाना था लगा दिया, फिर उसकी फसल आई और उस फसल को आपने प्रयोग किया और आपने बेच दिया। तो ये सारी चीजें बड़ी कॉमन है जो आपको देखने के लिए मिलती है। ठीक, उसी प्रकार वह आगे छात्र रूपी मानव संसाधनों को नर्स, किसान, अध्यापक, अभियंता का मतलब होता है इंजीनियर, ध्यान दीजिए क्या होता है इंजीनियर। तो कभी आपको पूछ ले कि इंजीनियर को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं अभियंता। डॉक्टर जैसे मानव पूंजी में परावर्तित कर सकता है। मान लीजिए कोई आप छात्र थे, ह्यूमन एसेट क्या है, कैपिटल कैसे समझिए। अगर आप छात्र से नर्स, किसान, अध्यापक, अभियंता, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, टीसीएस कुछ भी बन जाते हैं तो आप क्या हैं? आपको एक छात्र से उन्होंने कहां बदल दिया? ध्यान देना चाहिए, छात्र से उन्होंने आपको ह्यूमन कैपिटल यानी कि मानव पूंजी में परिवर्तित कर दिया। समाज को सबसे पहले पर्याप्त मात्रा में मानव पूंजी की जरूरत है, जो ऐसे योग्य व्यक्ति के रूप में अधिक होती है, जो पहले स्वयं प्रशिक्षित हो चुके हों और प्रोफेसर आदि के रूप में कार्य करने के लिए योग्य। दूसरे शब्दों में हमने मानव जैसे पूंजी नर्स, किसान, अध्यापक, डॉक्टर, इंजीनियर आदि को तैयार करने के लिए शिक्षक, प्रशिक्षण के रूप में बेहतर मानव पूंजी की आवश्यकता होती है। भैया अगर मान लीजिए आपको डॉक्टर इंजीनियर बनाना है ना, तो डॉक्टर इंजीनियर बनाने से पहले एक टीचर आपका ट्रेनिंग लेता है, स्किल पाता है, फिर वो आपको ये सारी चीजें आपको बनाता है। ठीक, बेहतर मानव पूंजी की आवश्यकता होती है। इसका अर्थ है कि हमें मानव संसाधनों में मानव पूंजी के रूप में परावर्तित करने के लिए मानव पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है। कैसी होती है? मानव पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है। तो अगर हम ये सारी चीजें, इन सारी चीजों को ध्यान रखेंगे, इन पर हम लोग बात करेंगे, तो चीजें बड़ी आसान और बड़ी सरल हो जाएगी। ठीक, ये आपको ध्यान रखना। चलिए, ये था आपका मानव पूंजी। ठीक, और इसकी आवश्यकता। तो आगे बढ़ेंगे हम बाद में, पहले यहां तक आप एक बार थोड़ा सा चलिए, 2-4 पॉइंट और बचे। आइए इन प्रश्नों के माध्यम से मानव पूंजी के अर्थ में कुछ अधिक स्पष्ट रूप से जानने का प्रयास करते हैं कि और थोड़ा सा क्लियर हो ह्यूमन आपका कैपिटल क्या है, ह्यूमन एसेट किस तरह से बनता है, और बहुत सारे कुछ पॉइंट्स है जिनको हम लोग इसमें देखें। मानव पूंजी के स्रोत क्या है? क्या इसमें देश की आर्थिक समृद्धि और वहां का मानव पूंजी का कोई संबंध होता है? क्या मानव पूंजी का निर्माण का संबंध मानव के सर्वांगीण विकास से होता है, जिसे आमतौर पर मानव विकास के रूप में मापा जाता है? पहला प्रयास, स्रोत क्या है? आदमी कोई व्यक्ति जो है किस प्रकार से वो जो है ह्यूमन कैपिटल बन रहा है, उसके सोर्सेस क्या है,
किसी देश की आर्थिक अवस्था की स्थिति क्या है, क्या मानव पूंजी किस तरह से निर्माण करती है, ये सारी चीजें क्या है। और दूसरा, भारत में मानव पूंजी निर्माण में सरकार की भूमिका क्या हो सकती है, ये आपको थोड़ा सा देखना है और इस पर अपनी वैल्यू एवेल्यूएट करनी है और उनको आपको गौर करना है। ठीक है, चलिए, तो इतना आप देखेंगे। और आगे बढ़ने से पहले एक बार थोड़ा सा बच्चों गौर करके देख लीजिए कि मानव पूंजी क्या है, फिर इसी में हम आगे कंटिन्यू करेंगे और आगे बढ़ेंगे कि मानव पूंजी क्या है और क्या क्या उसके प्रकार हैं। स्रोत, जैसे कि 4 चीजों पर बात की, तो पहला वही है मानव पूंजी का स्रोत, कि आदमी आखिर जो व्यक्ति है वो कैसे स्रोत बनता है, उसके स्रोत क्या है, कैपिटल कैसे बनेगी, छात्र से लेकर आपको डॉक्टर बना दिया गया, उसका जो सफर है, क्या क्या चीजों की आवश्यकता पड़ी, किन आपका रिसोर्सेज का प्रयोग किया गया, वो सब देखेंगे। तो एक बार आप लोग देख लीजिए, रिविजन कर लीजिए, पढ़ लीजिए, कोई डाउट है मुझसे पूछ लीजिए, फिर इसमें आगे बढ़। देख लिया आपने, आगे बढ़ जाए। यहाँ तक कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन किसी भी बच्चे का, मेरे प्यारे बच्चों, आपकी कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक पूछ लीजिए आप मुझसे, कोई क्वेरी क्वेश्चन होता है। अगला है मानव पूंजी के स्रोत। तो हम मानव पूंजी के स्रोत पर आगे बढ़ रहे हैं, एक बार देखें। चलिए, शिक्षा में निवेश को मानव पूंजी का एक प्रमुख स्रोत माना जाता है। कह रहे हैं जो शिक्षा है, जो एजुकेशन है, एजुकेशन को क्या करते हैं हम लोग, एक आपका प्रमुख स्रोत मानते हैं। तो अगर आप मेन पूछें कि पहला स्रोत क्या है, एजुकेशन, शिक्षा, जिसके लिए हम सुबह उठते हैं, ना भी मालूम तो भी पढ़ने आते हैं। क्लियर हो या, अपने टीचर्स की काम पूरा ना होने पर डांट खाते हैं, घर के बोलते हैं हम लोगों को आपको पढ़ लेना चाहिए, तो हम किस लिए आते हैं, आज आपको रियल में मीनिंग समझ आएगा कि आखिर में सब लोग हमको भूलते क्यों हैं कि आपको पढ़ने जाना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, एजुकेशन कर लीजिए, पढ़ लीजिए, कुछ मिल जाएगा। तो उनके पीछे की बैक स्टोरी क्या है, आज उसको जानेंगे। इसके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य में निवेश, कार्य के दौरान प्रशिक्षण, प्रबंधन एवं सूचना आदि मानव निर्माण के अन्य स्रोत हैं। आपके माता पिता आपके व्यय को क्यों कर रहे हैं, कह रहे हैं जो आपके माता पिता है वो आपकी शिक्षा पर खर्च क्यों कर रहे हैं, बताइए। कहां पर खर्च हो रहा है, एजुकेशन। क्यों खर्च हो रहा है, बताइए। क्योंकि व्यक्ति द्वारा शिक्षा पर व्यय कुछ उस प्रकार खर्च है जैसा कि कंपनी निश्चित अवधि में लॉन्ग टर्म यानी कि एक दीर्घकालीन लाभ को सुधारने के लिए पूंजीगत वस्तुओं पर करती है। जिस तरह से कोई बड़ी कंपनी है, उसे पता है फ्यूचर में मुझे इन चीजों से लाभ होगा, तो उन पर वो आपका पैसा लगाएगी, पैसा खर्च करेगी और बाद में उसको उसका आपका रिटर्न देंगे। तो कुछ हमारी एजुकेशन भी ऐसी ही है कि आज हम पैसा लगा रहे हैं और उसके बदले में वो कंपनी हमको, मतलब जो रिटर्न है वो हमको वापस आ रहा है। क्लियर है। अब देखिए, इस प्रकार व्यक्ति अपने भविष्य की आय को बढ़ाने के लिए शिक्षा पर निवेश करता है। शिक्षा की भांति ही स्वास्थ्य को किसी व्यक्ति के साथ देश के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण आगत माना जाता है। क्या मानते हैं। दूसरा, फर्स्ट हो गया एजुकेशन, दूसरा हो गया आपका हेल्थ। ध्यान दी, दूसरा क्या है, हेल्थ। एक महत्वपूर्ण आगत जो है आपका माना जाता है। किसी भी कार्य को अच्छी तरह से कौन कर सकता है, एक बीमार व्यक्ति या एक स्वस्थ व्यक्ति, बताइए। एक स्वस्थ व्यक्ति है किसी काम को करने के, मान लीजिए मैं पढ़ाना चाह रहा हूं और मैं अगर बीमार रहता हूं तो क्या मैं अच्छा पढ़ा पाऊंगा, या मैं स्वस्थ हूं तब मैं अच्छा पढ़ा पाऊंगा, ये आप मुझे आंसर करें। तो आप कहेंगे सर जब आप स्वस्थ होंगे तब आप अच्छा पढ़ा। तो यही बात वो कह रहे हैं कि एक स्वस्थ आदमी बीमार आदमी से ज्यादा अच्छा काम करता है। चिकित्सा सुविधाओं को सुलभ नहीं होने पर एक बीमार श्रमिक कार्य से विमुख रहेगा, इससे उत्पादकता में कमी आएगी और अंततः इस प्रकार से स्वास्थ्य पर मानव पूंजी के निर्माण का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। प्रतिषेधी आयुष विज्ञान यानी कि जो आपका टीकाकरण है, चिकित्सीय आयुर्विज्ञान, बीमारियों के प्रक्रम में उसकी चिकित्सा,
सामाजिक आयुर्विज्ञान, स्वास्थ्य संबंधी साक्षरता का प्रसार, इसके साथ साथ स्वच्छ पेयजल का प्रावधान आदि खर्च होने वाले राशि स्वास्थ्य के व्यय के विभिन्न रूप हैं। स्वास्थ्य पर किए गया व्यय स्वास्थ्य श्रमिकों की पूर्ति को प्रत्यक्ष रूप से बढ़ाता है और इसी कारण से मानव पूंजी निर्माण का स्रोत है। फर्म अपने कर्मचारियों के कार्यस्थल पर प्रशिक्षण करने का व्यय करती है। मान लीजिए फर्म का मतलब होता है, फर्में जो होती हैं, कोई बाप की कंपनी है, वो क्या करती है, अपने एम्प्लॉइज को बाप का ट्रेनिंग देती है। क्या करती है? तो अपने एम्प्लॉइज हैं, आप उनको ट्रेनिंग देती है। ठीक। और इसके कई तरीके हो सकते हैं। फर्म अपने कार्य स्थान पर ही पहले काम जाने वाले आपके कुशल, आपके श्रमिक वहां कर्मचारियों को काम पर सिखाते हैं और दूसरे कर्मचारियों को किसी अन्य संस्थान में परीक्षण देने के लिए भेजा जाता है। दोनों ही विधिवत में फर्म और अपने कर्मचारियों के प्रशिक्षण में कुछ व्यय वहन करती है। इसी कारण फर्म इस बात पर बल देगी कि प्रशिक्षण के बाद कर्मचारी एक निश्चित अवधि में अफसर फर्म से ही कार्य करेगी। इस प्रकार फर्म उसके प्रशिक्षण पर किए गए व्यय से उनकी अधिक उत्पादकता से हुए लाभ के रूप में आपकी सफलता पाएगी। देखिए कितनी क्या चीजें हैं कि आप कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति को आप ट्रेनिंग देंगे तो वो कुछ चीज सीखेगा तो वो कंपनी के जो काम कर रहा है उसमें अप्लाई करेगा तो जो भी आपका प्रोडक्टिविटी है उसमें सुधार होगा और प्रोडक्टिविटी आपका सुधरेगी। उत्पादकता में जब आपका सुधार होगा तो चीजें अच्छी आएंगी तो बाजार में उनका रेट अच्छा मिलेगा तो लाभ किसको होगा? आपकी कंपनी के। यानी कि ट्रेनिंग में खर्च किए गए 1 लाख रुपए और प्रॉफिट हो रहा 10 लाख रुपए, तो कंपनी को क्या हुआ? लाभ हुआ। और आपको भी लाभ क्या हुआ कि आपकी सैलरी पहले 20,000 थी, मान लीजिए आप 30 होगी, 40 होगी, 25 होगी। तो ये सारी चीजें, ट्रेनिंग भी एक हिस्सा है। तो प्रशिक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक हमारे सामने एजुकेशन निकल के आया, 2 स्वास्थ्य और तीसरे नंबर पर आपका क्या निकल के आया? ट्रेनिंग, प्रशिक्षण। ठीक। इस दृष्टि से मानव पूंजी का स्रोत बन जाता है। ऐसे खर्च की तुलना में श्रमिक उत्पादकता में वृद्धि से हुए लाभ कहीं अधिक होते हैं। तो इस तरह के लाभ अगर आप कमा रहे हैं तो चीजें आपकी अच्छी हो जाएंगी और आपको और बढ़िया काम करने का मौका मिलेगा। चलिए, अब आपको शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी चीजों को समझ आया कि नहीं आया? अगर नहीं आया हो तो मेरे प्यारे बच्चों, 2 मिनट है आपके पास, 1 मिनट 2 मिनट मान लीजिए, आप एक बार रिवीजन करिए, जो शब्दों को हाईलाइट करा है उन लाइन को पढ़िए, फिर हम लोग आगे। चलिए आगे बढ़ जाए और गौर करके देखते हैं बहुत सारी अगली चीजों को। हम इस दृष्टि से मानव पूंजी का स्रोत बन जाता है और ऐसे खर्च की तुलना में श्रम उत्पादन वृद्धि हुई लाभ कहीं अधिक होते हैं, यानी कि प्रॉफिट उनको बहुत ज्यादा मिल जाता है। व्यक्ति अपने मूलभूत स्थान से आय अधिक वाले रोजगार की तलाश और प्रवसन पलायन करते हैं। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों की ओर प्रवसन मुख्यतः गांव में बेरोजगारी के कारण होता है। एक शब्द आया है प्रवसन का मतलब होता है लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, और आम भाषा में क्या है? जो आपकी शहर है, शहर से कहाँ जा रहे हैं? गांव की तरफ आपका लोगों का प्रवसन या लोगों का पलायन जिसको कहते हैं वो होता है। लोग क्या आते हैं कि रोजगार की तलाश में वो एक स्थान से आपका दूसरे स्थान पर आपका जाते हैं। तकनीकी शिक्षा संपन्न अभियंता, डॉक्टर आदि को अच्छे वेतन उपेक्षा में दूसरों के साथ चलते हैं। प्रवसन की दोनों की स्थितियां, परिवहन की लागत, उत्तम निर्वाह के साथ जाने अनजाने आपके सामाजिक संस्कृति परिवेश में रहने की मानसिक लागतें प्रभावी श्रमिकों को सहन करनी पड़ती हैं, किंतु नए स्थानों पर उनकी कमाई प्रवास से जुड़ी सभी आदतों में अधिक होती है। ठीक, ये हमने देखा है। और प्रवसन में व्यय पर मानव पूंजी का निर्माण का स्रोत है। और आप अगर एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं तो ये भी मानव पूंजी के निर्माण का एक स्रोत है। आप दूसरी जगह जाओगे, जब तक आप गांव से शहर नहीं जाओगे तब तक आपके पास रिसोर्सेज कैसे बढ़ेगा, चीजें कैसे आएंगी, आप प्रोडक्टिविटी सीखोगे कैसे? तो इन सारी चीजों की बात कर। श्रमिक व्यक्ति श्रम बाजार, दूसरे बाजार जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए व्यय करता है।
वे अपने जानना चाहते हैं कि विभिन्न प्रकार के कार्यों में वेतन क्या है, या फिर कैसे शैक्षणिक संस्थाएं सही प्रकार से कौशल में प्रशिक्षण दे रही हैं और किस लागत पर। यह जानकारी मानव पूंजी निवेश को प्राप्त करने के लिए मानव पूंजी का भंडार का अब आपका शुद्ध उपयोग करने की दृष्टि में उपयोगी है। इसलिए श्रम बाजार अन्य बाजारों के विषय में जानकारी प्राप्त किए जाने पर वे मानव पूंजी का आपका स्रोत का निर्माण करें। ठीक, भौतिक पूंजी की अवधारणा के आधार पर ही मानव पूंजी की आपका वैचारिक आधार पर रचना की गई है। दोनों प्रकार की पूंजी के बीच समरूपता है और कुछ आपका प्रभावशाली आपके सामान्यताएं हैं, कुछ इक्वलिटी जो है उनमें आपका देखने के लिए मिलेगी। तो एक बार जितना हमने यहाँ तक पढ़ा है, किसी का कोई क्वेरी है, लास्ट क्वेश्चन तक हम पूछ लेते हैं, क्योंकि अब इसके बाद थोड़ा सा हम भौतिक और मानव पूंजी को समझने का प्रयास करें। जैसे यहाँ दिखाया गया है, एक डॉक्टर एक बच्ची के कान को देख रहे हैं। इधर लोग कैसे गांव से शहरों की तरफ अपना प्रमोशन कर रहे हैं, वो आपका शहरों की ओर जा रहे हैं। इसमें इस इमेज में आप देख सकते हैं कि बसें फुल है और किस तरह से टीचर या कोई कंपनी आपको सिखा रही है, कोई ट्रेनिंग आपको दे रही है। बड़ा अच्छा एक इमेज आपको। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल जो है हम आज के लिए इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।